नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक पूर्ति और पूर्ति का नियम, यानी सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति एक प्रवाह है। इसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निर्धारित समय में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार रहता है। पूर्ति मांग की भांति समय और कीमत से संबंधित विक्रय के लिए उपलब्ध की जाने वाली मात्रा से है। इस प्रकार पूर्ति मूल्य का फलन होती है। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था मांग का नियम, मांग में भी हमने जाना था कि मांग जो है मूल्य का फलन होता है, वैसे ही पूर्ति भी मूल्य का फलन होती है। पूर्ति का मतलब वस्तु की उस मात्रा से है जो प्रति समय इकाई में बिक्री के लिए उपलब्ध रहती है। सामान्य बोलचाल में पूर्ति और स्टॉक में अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्टॉक का अभिप्राय वस्तु की उस कुल मात्रा से है जो एक समय विशेष में बाजार में मौजूद है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता या उत्पादक एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहता है। यानी स्टॉक की वह मात्रा पूर्ति कहलाई जाएगी जो कि विक्रेता या उत्पादक एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार रहता है। पूर्ति अनुसूची या तालिका। पूर्ति अनुसूची या तालिका दो तरह की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। पर प्रश्न ये उठता है कि पूर्ति अनुसूची कहते किसे हैं? एक निश्चित समय में किसी बाजार में विभिन्न मूल्यों पर बेचे जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को एक तालिका के रूप में यदि व्यक्त किया जाए तो उसे हम पूर्ति अनुसूची कहते हैं। और यह पूर्ति अनुसूची दो तरह की होती है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची यानी कि एक उत्पादक, एक फर्म या एक व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं की सूची व्यक्तिगत पूर्ति सूची कहलाती है। बाजार की पूर्ति अनुसूची, इसका मतलब विभिन्न मूल्यों पर बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं की कुल पूर्ति की सूची से है। यानी कि यदि हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची को मिला दें, यानी कि सभी उत्पादक, सभी फर्म का व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची को मिला दिया जाए तो यह बाजार की पूर्ति अनुसूची कहलाई जाएगी। पूर्ति अनुसूची जो महत्वपूर्ण है, अगर उसको हम एक वक्र के रूप में करें तो कैसे प्रतीत होगा ये वक्र हमारा? एक पूर्ति तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है और इससे जो वक्र बनता है वह पूर्ति वक्र कहलाता है। पूर्ति अनुसूची के अनुसार वक्र भी व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र दो तरह के हो सकते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, चित्र के अंदर ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, ओ वाई एक्स पर प्रति इकाई कीमत बताई गई है। यहाँ हम यह देखते हैं कि पूर्ति का जो वक्र है नीचे बाएं से ऊपर दाईं की ओर चढ़ता हुआ होता है, जो हमें यह बताता है कि कीमत वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी होती है।
इसी तरह पूर्ति वक्र पूर्ति मात्रा और कीमत में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध को बताता है। यह संबंध आनुपातिक हो यह आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि हमारी पूर्ति रेखा जो है एस एस जो वक्र हमारा है यह पूर्ति वक्र है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत OP होती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी OQ हो जाती है और साम्य बिंदु यहाँ L होता है। लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, वैसे ही वस्तु की पूर्ति भी बढ़ करके OQ1 हो जाती है और यहाँ साम्य वक्र जो हमारा साम्य बिंदु जो है पूर्ति वक्र पे M बिंदु पर होता है और ये क्रम चलता रहता है। इस तरह से कीमत में वृद्धि के साथ साथ पूर्ति में भी वृद्धि होती है। परंतु जब हम इसको पढ़ेंगे आगे तो आप देख रहे होंगे चित्र के अंदर एस वक्र जाकर के एक बार ऊपर जहां O के बाद में है सीधा हो जाता है। ये बताता है कि अल्पकाल के अंदर पूर्ति इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दीर्घकाल में हम परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन अल्पकाल में इससे ज़्यादा पूर्ति नहीं हो सकती। अति सूक्ष्म समय होता है, छोटा समय होता है अल्पकाल। अर्थशास्त्रीय भाषा की बात हम कर रहे हैं और वहाँ फिर क्या होता है, फिर पूर्ति नहीं बढ़ती, फिर तो क्या होता है कीमतें ही बढ़ती जाती है। और आप भी देखती हो सामान्य जीवन में किसी भी वस्तु की शॉर्टेज होती है तो कीमतें उसकी ज़्यादा रहती है। और ये चित्र इसी बात को इंगित करता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की मात्रा हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम मांग के नियम की भांति ही गुणात्मक कथन होता है, न कि परिमाणात्मक कथन। पूर्ति का नियम किसी निश्चित समय में कीमत और वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा के पारस्परिक संबंध को बताता है। यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में घटत बढ़त वस्तु की आपूर्ति में प्रत्यक्षतः घटत या बढ़त को जन्म देती है। अर्थात पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध को बताता है। पूर्ति का सामान्य नियम यह बताता है कि पूर्ति और कीमत एक ही दिशा में परिवर्तित होती है, पर यह जरूरी नहीं होती है कि जितनी मात्रा में मूल्य में परिवर्तन हुआ है उतनी ही मात्रा में पूर्ति में भी परिवर्तन हो। यानी कि अगर 20% मूल्य में परिवर्तन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि यह 20% पूर्ति में भी परिवर्तन हो। यानी कि आवश्यक रूप से अनुपातिक ही हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है। और इसी परिवर्तनीय जो हमारा फलन है उसको हम कहते हैं कि यह पूर्ति का नियम वस्तु या सेवा की मात्रा और कीमत में धनात्मक संबंध को बताता है। पूर्ति के नियम की मान्यताएं, या यूं कहें कि पूर्ति वक्र की मान्यताएं सेम ही है, दोनों में एक जैसी ही होती हैं। ये पूर्ति वक्र या रेखा खींचते समय हम कुछ मान्यताएं मानते हैं और अगर पूर्ति का नियम भी अगर हम बनाते हैं तो उसमें भी ये मान्यताएं मानी जाती है। तो इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। पहली मान्यता है विक्रेताओं की रुचि एवं पसंद अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। दूसरी, क्रेताओं और विक्रेताओं की आय स्थिर, यानी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, न तो क्रेताओं की न विक्रेताओं की। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति और उनकी कीमतें भी स्थिर मानी गई है। उत्पादकों के तकनीकी ज्ञान में अंतर नहीं आता है, यानी जो तकनीक उन्होंने अपना रखी है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला है कि वस्तु की छोटी छोटी मात्राएं विक्रय के लिए उपलब्ध होती हैं। अगर वस्तुएं अविभाज्य हैं तो पूर्ति वक्र
समतल नहीं होगा। कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध होता है, पर यह संबंध आनुपातिक हो यह आवश्यक नहीं है। धनात्मक संबंध होता है लेकिन आनुपातिक हो यह आवश्यक नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। पूर्ति के नियम के अपवाद। भविष्य में कीमत में वृद्धि या कमी की अगर कोई संभावना है तो यह नियम लागू नहीं होता। अगर विक्रेताओं को वस्तु या सेवा की कीमत में भविष्य में और अधिक वृद्धि की संभावना हो तो कीमतों के बढ़ने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ेगी। और इसी प्रकार यदि विक्रेताओं को भविष्य में वस्तुओं की कीमत गिरने का भय रहता है तो भी कीमत में कमी न होने पर भी वर्तमान कीमत पर भी अधिक पूर्ति करने को वे तत्पर हो सकते हैं। दूसरा है, कलात्मक वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। जैसे कि हम कहते हैं चित्रकारी कोई वस्तु खरीदनी है या कोई चित्रकारी की कृति हमें खरीदनी है तो इसके अंदर यह नियम लागू नहीं होता है कि कीमत बढ़ेगी तो वो उसकी चित्रकार की वस्तु पेंटिंग्स जो है वो ज़्यादा बिकने लग जाएंगी, वहाँ ये नियम लागू नहीं होता है। अगला है इसका अपवाद, नीलाम की वस्तुओं की पूर्ति एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित होती है और वह एक दी हुई कीमत होती है, दी हुई मात्रा होती है। उस मात्रा के आधार पर कीमतों में वृद्धि होने पर भी पूर्ति को सामान्यतः नहीं बढ़ाया जाता है। कीमतें कम होने पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि नीलामी की तारीख बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ति को नहीं रोक सकते, पूर्ति की स्थिति को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्धविकसित एवं पिछड़े राष्ट्रों में श्रम की पूर्ति भी इस नियम का अपवाद है। मजदूरी में वृद्धि होने पर भी श्रमिकों की पूर्ति नहीं बढ़ती, क्योंकि पहले की अपेक्षा अधिक मजदूरी मिलने से उनकी आय में वृद्धि उनमें आराम पसंदगी को बढ़ाती है। इससे मजदूरों की अनुपस्थिति बढ़ती है। इसी प्रकार श्रम की अज्ञानता के कारण एवं गतिशीलता का अभाव होने से भी पूर्ति नहीं बढ़ पाती है। कुछ कृषि पदार्थ ऐसे होते हैं जहां पर भी ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इन वस्तुओं की पूर्ति अपेक्षाकृत प्राकृतिक कारणों से अधिक प्रभावित होती है, जैसे मानसून होना या प्राकृतिक प्रकोप के कारण कोई फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसी दशा में कीमतों में वृद्धि होने पर भी उस कृषि पदार्थ को बढ़ाया नहीं जा सकता, उस उपज को बढ़ाया नहीं जा सकता। ये कुछ अपवाद हैं जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है।